हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। साथियों, शंकर IAS एकेडमी की इस 9th एडिशन की सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इन्वायरमेंट की किताब हम कर रहे थे और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 और ये लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। साथियों, चैप्टर का नाम है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो आइए शुरू करते हैं, बट उसके पहले वही सब सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा। तो यहाँ टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला है वो डिफॉरेस्टेशन से स्टार्ट होने वाला है। देखो, डिफॉरेस्टेशन हम सब जानते हैं क्या होता है। हाँ, इंसान पेड़ों को काटता है और उन जंगलों को, घने घने जंगलों को काट के अपने किसी भी उपयोग में, यूज़ में लेकर आता है। ये सिंपल सी बात है ना। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हो सकता है रहने के लिए कमी पड़ रही हो, इस वजह से उसने क्या करा हो कि जंगलों को काट दिया हो और शहर को और बढ़ाया हो सकता है कोई इंडस्ट्री लगानी हो उसको, हो सकता है वहाँ पे पता चला हो, जैसे हाल फिलहाल अभी आपने अमेज़ॉन के जंगलों में सुना था कि भैया हीरे वीरे मिल रहे हैं, तो सोचा हो कि चलो एक काम करते हैं भैया, यही माइनिंग कर लेते हैं, है ना। या ये सुन लीजिए कि जो है लकड़ी का यूज़ करना है उसको, पेड़ों की, अपने डोमेस्टिक या कोई दूसरे पर्पस के लिए। तो यही सब वजहें हैं जिनकी वजह से मनुष्य जो है वो फॉरेस्ट को काटता रहता है। ठीक, तो उनको हम डिटेल से एक एक करके डिस्कस करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। जैसे में एक चीज़ आता है, बहुत बचपन से हम लोग इस पढ़ते आ रहे हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि जैसे जंगल है, जंगल का एक हिस्सा, एक पैच जो है वो काट दिया जाता है, ठीक है, क्लियर करा जाता है। वहाँ की जो भी वेजिटेशन है उसे जला दिया जाता है और उसके बाद जो राख बचती है जलाने के बाद, वो मिक्स हो जाती है सॉइल के साथ में, और इसके साथ क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मिल जाते हैं सॉइल में। अब जब सॉइल में न्यूट्रिएंट्स मिल गए तो ये जो पैच है लैंड का, ये जो ज़मीन है, इसको यूज़ करा जाता है क्रॉप्स उगाने के लिए। क्रॉप्स यहाँ पे उगाए जाते हैं और ये भी बहुत दिनों तक नहीं, 2 से 3 सालों तक ये किया जाता है, क्योंकि 2 से 3 सालों तक ये जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट है बहुत गजब होते हैं और इसकी जो उपज होती है, यील्ड होती है, बहुत गजब होती है। उसके बाद इस एरिया को ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, क्यों छोड़ देते हैं कि ठीक है, वापस से इसमें अपनी फर्टिलिटी, अपनी यही उपजाऊता आती रहेगी, और उसके बाद सेम तरीका किसी और पैच ऑफ लैंड पे जहाँ जंगल हो उसे काट के करा जाता है। यहाँ से हट गए, यहाँ पे खाली छोड़ दिया। और इसके अंदर देखा जाता है तो ये जो तरीका है कल्टीवेशन करने का, ये एक सिंपल टूल से भी हो गया। इसमें कोई हाई लेवल मैकेनिज्म तो चाहिए नहीं। काटा, बोया, 2-3 साल तक यूज़ करा, छोड़ दिया कि चलो बेटा अब तुम्हारा मैंने यूज़ कर लिया है, अब दोबारा नौजवान होके आना, और उसके बाद दूसरी जगह चले गए। तो ये गलत प्रैक्टिस मानी जा रही है आज के टाइम पे। चलो, दूसरा है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। जैसे मैंने बताया कि इंसान बढ़ता चला जा रहा है अपनी पॉपुलेशन में। अब तो हर देश बेचारे अपनी अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए रो रहे हैं। हाल फिलहाल आपने सुना कि रशिया के अंदर पुतिन ने कहा बेटा 8 बच्चे पैदा करो, है ना। तो अब ये सब क्या है? ये सब यही एक जो है इच्छा है लोगों की कि भैया हम मजबूत देश बने, मजबूत देश बने। लेकिन उसके हिसाब से हमारे यहाँ रिसोर्सेज की बहुत कमी है, रहने की जगह जो है वो तो उतनी ही है ना जितनी है। तो इसलिए ह्यूमन की पॉपुलेशन का बढ़ना, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ों की ज़रूरत पड़ने की वजह से वो कहता है कि लैंड कहाँ से और निकाली जाए। तो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हो गए, बड़े बड़े डैम्स हो गए, इसके अलावा रिजर्वॉयर्स हो गए, उसके अलावा रेलवे लाइन डालनी हो, कहीं पे सड़कें बनानी हो, ठीक है। और नॉट ओनली एक्सट्रीमली बेनिफिशियल, ज़रूरी चीज़ें तो हैं ही हैं, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है, साथ में साथ ये प्रकृति के लिए बहुत नुकसानदायक है। ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स तो लेकर आती हैं, बेचारे जानवर अपने बेघर हो जाते हैं। और अभी नहीं पता चल रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद, आने के बाद ये ज़रूर पता चलेगा कि मनुष्य को जब कमियां होंगी ऑक्सीजन की और प्रकार की बीमारियां जब फैलेंगी, तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत सारा डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है, पेड़ों की कटाई करनी पड़ती है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट समझे। अच्छा, इसमें एक डू यू नो का बॉक्स बना है, समझाती चलती हूँ। देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे कि जो रेप्टाइल्स होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, जो अपने बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा लेते हैं। कैसे? धूप में लेट के
और कम भी कर सकते हैं जब ये छाँव में चले जाते हैं। तो इनका बॉडी टेम्परेचर जो है ना वो बदलता रहता है, टेम्परेचर जो इनके आसपास का हो उसके हिसाब से। चलिए, ये तो आपको ज्ञान मैंने बता दिया, इस बात पे वीडियो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा साथियों। चलो अब फ्यूल रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, ये भी एक वजह है डिफॉरेस्टेशन की। देखो है क्या कि आजकल भैया लकड़ी की बहुत डिमांड है, हर इंसान लकड़ी लिए पड़ा है, तो जो है फायरवुड की बहुत डिमांड है। पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है फॉरेस्ट पे, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है। इसके साथ नेक्स्ट बात है रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट। देखिए वुड, वही मैंने बताया, लकड़ी की बहुत डिमांड है। और लकड़ी किस किस की काम आती है? पेपर बनाने के, प्लाईवुड के। इसके अलावा फर्नीचर बनाना है तो लकड़ी, भैया मैच स्टिक बनानी है तो लकड़ी, बॉक्स बनाने हैं, क्रेट्स बनाना है, पैकिंग केसेस बनाने हैं, हर जगह पे लकड़ी 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 चाहिए आपको। उसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी अपने रॉ मटेरियल को पाती हैं इन प्लांट से, जैसे कि ड्रग्स, सेंट बनाना है, परफ्यूम्स, रेजिन, गम्स, वैक्सेस, टर्पेंटाइन। उसके अलावा लेटेक्स, रबर, टैनिस, एल्कलॉइड्स, बीस वैक्स, ये सब कहाँ से मिलेगा? पेड़ों से मिलेगा, जंगलों से मिलेगा, लकड़ियों से मिलेगा। तो इसकी वजह से बहुत प्रेशर है भैया, बहुत प्रेशर है। और बिना रुकावट के, क्योंकि सरकार का ही इसमें फ़ायदा है, तो बिना रोक टोक के एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है अलग अलग रॉ मटेरियल के लिए। और यही बहुत बड़ी वजह है ये जो कम होते जा रहा है हमारा फॉरेस्ट। और भी कुछ वजहें हैं। क्या वजहें हैं? देखिए डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या और भी चीज़ों से होता है, जैसे कि ओवर ग्रेजिंग जो है, उसके साथ एग्रीकल्चर, माइनिंग, अर्बनाइजेशन, फ्लड का आना, फायर लग जाती है कभी, पेस्ट, डिजीज़, डिफेंस और कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अच्छा, बात आती है कि कैसे ये अफेक्ट करता है, हाउ इट अफेक्ट्स। लास्ट में आप ये चीज़ समझिए, हाउ इट अफेक्ट्स। तो बात ऐसी है कि क्लोज्ड फॉरेस्ट की जब हम बात करते हैं तो क्लोज फॉरेस्ट का मतलब बेस्ड ऑन कैनोपी लेवल। कैनोपी लेवल क्या कि देखो ये पेड़ है ना, ये जिस तरीके से ऐसे छत्र छाया होती है ना पेड़ की, तो इस पे बेस करके जब हम बात करें तो ये कम होता जा रहा है ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये डिग्रेडेड फॉरेस्ट बढ़ते जा रहे हैं, फॉरेस्ट की कमी देखने को मिल रही है। ठीक है ना, अब ये तो देखने को मिल ही रही है। और देखिए फॉरेस्ट क्या करते हैं, फॉरेस्ट का काम छोटा मोटा नहीं है, ये मॉइस्चर को सॉइल से निकालते हैं और उसके बाद एटमॉस्फेयर में डालते हैं ट्रांसपिरेशन के माध्यम से, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ लास्ट चैप्टर्स में। और फिर उसके बाद यही तो वापस से जो है प्रेसिपिटेट करती है, रेन की तरह, बारिश की तरह होकर बरसती है, तभी तो सूखा पड़ता जा रहा है भाई। तीसरा क्या दिक्कत हो रही है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से ग्राउंड वाटर का लेवल कम होता जा रहा है। लॉन्ग टर्म में आप समझ लीजिएगा कि क्या ही कमी से लोग मरेंगे पानी के बिना, ये हालत हो जाएगी। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन की वजह से नेचुरल रीयूज जो साइकिल है वो टूट रहा है। वाटर क्या होता है कि भाई देखो यहाँ पे पेड़ लगे होते तो पानी आता, ये एब्जॉर्व करते, सब हो जाता। अब यहाँ से क्या पानी आता है भरभरा के, जो है वो भाई फ्लड आएगा, सब बह जाएगा। जब कोई जड़ें नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, तो सब बह जाएगा। तो इससे सॉइल इरोजन वगैरह भी हो जाता है। माइनिंग एक्टिविटी इतना होने की वजह से फॉरेस्ट रीजन्स के अंदर डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, ये तो हो ही रहा है। और अंडरग्राउंड माइनिंग की वजह से भी बड़ी दिक्कतें आई हैं। टिम्बर का यूज़ हो रहा है, जो है यूज़ करा जा रहा है फॉर सपोर्टिंग द रूफ्स ऑफ माइन गैलरीज। तो लो भैया ये भी सही है, सब बिल्कुल फॉरेस्ट का ही हर तरह से यूज़ कर लेगा इंसान। बहुत सारे जो इतनी खाली खाली माइंस पड़ी हुई हैं ना, वो पड़ी हुई हैं ऐसे बुरी तरीके से, और जो हालत है उसकी, तो इससे और अंदर घुस घुस के जो है वो दिक्कतें हो रही हैं उन प्रॉब्लम में, उन गलीज में, है ना। तो गली इरोजन देखने को मिलता है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से पेड़, मतलब पेड़ क्या, मान लीजिए जीव जंतु जितने भी हैं, ये सब आसपास का इकोसिस्टम सब डिस्टर्ब करता है। सॉइल इरोजन होता है, लैंड डिग्रेड होती है, ग्राउंड वाटर चैनल्स में दिक्कत आती है, पोल्यूशन होता है ना, और सब कमी आती है, सूखा पड़ता है। ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, सारी वजह डिफॉरेस्टेशन की। तो इस तरह से ये अफेक्ट करता है। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की, जो कहता है ग्रास लैंड इकोसिस्टम को। देखिए ग्रास लैंड क्या है, कहाँ पाई जाती है? ग्रास लैंड आपको वहाँ मिलेगी जहाँ पे जो रेनफॉल होता है ना, वो रेनफॉल करीब 25 से 75 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से होता है।
मतलब इतना पानी वहाँ नहीं बरस रहा है जितना पानी किसी फॉरेस्ट को उगने के लिए ज़रूरत होती है। समझ गए? तो उससे कम हो रहा है, इसलिए आप वहाँ ग्रासलैंड देखेंगे। तो ग्रासलैंड, अब आप कहेंगे कि मैम तो यहाँ पे अगर रेनफॉल कम हो रहा है तो डेजर्ट क्यों नहीं बन जाता, रेगिस्तान क्यों नहीं बन जाता? नहीं, इतनी बारिश हो रही है कि रेगिस्तान ना बन पाए, लेकिन इतनी नहीं हो रही है कि फॉरेस्ट बन जाए। तो जो बीच का बचा हुआ हिस्सा हो गया, इस वजह से इसको बन गया, ये तैयार हो गया ग्रासलैंड। क्लियर हो गई बात? तो टिपिकल जो ग्रासलैंड्स हैं वो ऐसी वेजिटेशन फॉर्म होती हैं जो जनरली आपको टेम्परेट क्लाइमेट में मिलेंगी। अगर हमारे भारत की बात करें तो ये आपको मेनली बहुत हाई हिमालयाज़ में मिलेंगी, और बाकी सारे इंडिया की जो ग्रासलैंड है उसमें द रेस्ट ऑफ इंडियाज़ ग्रासलैंड आर मेनली कंपोज ऑफ स्टेपीज़ एंड सवानास। तो मेजर डिफरेंस जो स्टेपीज़ और सवानास के बीच में होता है वो भी मैं आपको बता दूं। ये सब नाम आप एकदम इससे अवगत होंगे, इतने गजब गजब नाम हैं, बचपन से सुने हुए आपके सारे के सारे ये नाम हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, अच्छा, ये जो मेरे डिफरेंस है वो ये है कि जो सारा फॉरेज है इन द स्टेपीज प्रोवाइडेड ओनली during the brief wet season, whereas in the savanna forage is largely from grasses that are not only grow during the wet season but also from the smaller amount of regrowth in the dry season। सीधे सीधे समझिए। अब ये जो घनत्व है इसमें क्या होता है कि जो हम स्टेपी की बात करें तो ये सिर्फ छोटा सा जो वेट सीज़न आता है, जब बारिश होती है तभी आप यहाँ पे इस चीज़ को देखोगे। लेकिन जो सवाना है, सवाना में लार्जली जो ग्रासेस होती हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वेट सीज़न में ही ग्रो करें, बट ये छोटा जो आपका रीग्रोथ सीज़न ड्राई सीज़न में भी ये ग्रो करती हैं। तो ये डिफरेंस हो गया स्टेपी में और सवाना में। तो स्टेपी जो फॉर्म होती है ना, ये फॉर्मेशन जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े एरियाज जैसे सैंडी और सलाइन सॉइल के हो गए, वहाँ आपको देखने को मिलेंगे, जो आप पाओगे कहाँ, वेस्टर्न राजस्थान के हिस्से में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट कैसी है, सेमी एरिड है, रेनफॉल कैसा है, एवरेज है, मतलब 200 mm से भी कम है एक साल में, और ड्राई सीज़न होता है करीब 10 से 11 महीने का। बहुत सारे वेरिएशन होते हैं रेनफॉल में, एक तरह का रेनफॉल देखने को नहीं मिलता। तो आप यहाँ पे स्टेपी अपने आप सोच लो। हमेशा सॉइल एक्सपोज रहता है ना, कब इतना गर्मी पड़ रही है, कभी कभी रॉकी है, कभी कभी सैंडी है ना। तो यहाँ पे देखते हैं आप धुआं उड़ा ही करता है, वो मतलब मिट्टी उड़ा ही करती है। तो सिर्फ देखा जाता है ऐसी जगहों पे वेट सीजन में ही आपको ये सब मतलब घनत्व या ग्रासेस वगैरह देखने को मिलेंगी। और ग्रास की लेयर जो होती है इसे फैली होती, कंसिस्ट, इसके अंदर बहुत सारे मेनली एनुअल ग्रास स्पीशीज़ आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, बाकी सेंट्रल, ये हमने वेस्ट राजस्थान की बात आपको बताई ना, बाकी सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट में राजस्थान के जहाँ पे रेनफॉल करीब थोड़ा ज़्यादा हो गया, 500 mm पर ईयर हो गया, और ड्राई सीजन ये करीब 6 से 8 महीना का होता है, तो वहाँ पे आप ड्राई सवाना ग्रेजिंग इकोसिस्टम डेवलप होता है। और हल्का हल्का आप देखोगे लाइट शेड कास्ट बाय स्पार्स पॉपुलेशन ऑफ ट्रीज, जैसे कि खेतरी यहाँ पे फेवर कर देता है और ग्रासेस को, तो इनकी जो है इसकी छाँव में थोड़ा ये उग जाती हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब आपके दिमाग में भी आया होगा मैम कितने तरह की ग्रासलैंड होती हैं, इंटरेस्टिंग बात है, समझ आ रही है, बताइए। देखिए ये सब ग्रासलैंड जैसे मैंने आपको 2 तरह में बताया ना, उस तरह से मैं आपको बताती हूँ कि ये सब क्लाइमेटिक कंडीशन पे ही डिपेंड करती हैं, और क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करने के बेसिस पे यहाँ पे आपको मोटा मोटा मैं 6 तरह की ग्रासलैंड के बारे में बताने वाली हूँ। चलिए, अब यहाँ पे है तो 6, लेकिन मतलब यहाँ समझिएगा अलग अलग रीजन में मिलेगी, लेकिन यहाँ हम 4 मेनली जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। पहली है सेमी एरिड जोन। सेमी एरिड जोन में क्या है, ये कहाँ कहाँ मिलती है आपको? सेमी एरिड जो है वो आपका नॉर्थ वाला पोर्शन जो आपके गुजरात का है, यहाँ मिलेगी, राजस्थान में मिलेगी, राजस्थान एक्सक्लूडिंग अरावली वाला एरिया, ठीक। उसके बाद वेस्ट पार्ट जो उत्तर प्रदेश का है वहाँ मिलेगी, इसके साथ दिल्ली और पंजाब में देखने को मिलेगी। दूसरी बात ये कि टोपोग्राफी यहाँ की, ये इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ब्रोकन है बाय हाई स्पर्स और सैंड ड्यून्स, ऐसा आपको यहाँ का जो है वो देखने को चीज़ें मिलेंगी, है ना। अच्छा, दूसरे नंबर पे क्या कि ड्राई सब ह्यूमिड जोन। दूसरे कैसी है, ड्राई सब ह्यूमिड जोन। इसमें क्या है, ये पूरा जो आपका पेनिनसुलर इंडिया का है ना इलाका, ये कवर करती है,
एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है नीलगिरी, ठीक है ना, एक्सेप्ट नीलगिरी। तीसरा क्या है? मॉइस्ट सब ह्यूमिड जोन। इसमें क्या है? ये कवर करता है गंगा एलुवियल प्लेन को नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, और जो टोपोग्राफी जो है वो यहाँ पे इस लेवल लो लाइंग और इल ड्रेन्ड है। लास्ट में आता है ह्यूमिड माउंटेन रीजन। अब ये कहाँ से है? ये एक्सटेंड करता है टू द ह्यूमिड माउंटेन रीजन्स एंड मॉइस्ट सब ह्यूमिड एरियाज। कहाँ के? इधर आ जाइए, नॉर्थ ईस्ट में, असम, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। अब यहाँ आप इमेजिन करिए कौन सी होंगी? यहाँ होंगी ना सवाना। तो देखो सवाना ये जो है ये निकल के आती है फ्रॉम द ह्यूमिड फॉरेस्ट ऑन अकाउंट ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन एंड शीप ग्रेसिंग। तो यहाँ ये 4 तरह की मेनली मैंने आपको डिस्कस करके बता दी। अब आपके दिमाग में ये आया होगा कि मैम ग्रासलैंड है तो, लेकिन इससे क्या प्रॉफिट क्या होता है? इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है क्या ग्रासलैंड की? जी बिल्कुल भाई साहब। इंडिया अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे बफलोज से लेके शीप तक मिलियंस ऑफ देखेंगे एनिमल्स देखने को मिलते हैं, और लाइव स्टॉक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंडिया की लाइफ के लिए। मेजर सोर्स फ्यूल का, ड्रॉट पावर का, न्यूट्रिशन का, रॉ मटेरियल का विलेज इंडस्ट्रीज़ के लिए ये हैं। बट सिर्फ और सिर्फ 13 मिलियन हेक्टेयर हमारे देश का ये परमानेंट ग्रेजिंग लैंड के तौर पे क्लासिफाई करा गया है। इसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो ये हाईली ऐसी जगह पे देखने को मिलेगा जो हाईली डिग्रेडेड स्टेट है। ग्रासलैंड के अंदर जो आप बायोम्स पाते हो, ये सब मैं बता चुकी हूँ ना बायोम वगैरह क्या होता है, तो आप ये ना कहिएगा वही वर्ड रिपीट कर दिया मैम आपने। तो आप फर्स्ट चैप्टर से देखते आइए, आप सीरियस हैं तो आपको चीज़ें क्लियर रहेंगी। तो ग्रासलैंड के जो बायोम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन को मेंटेन करने में, बहुत सारे डोमेस्टिकेटेड और वाइल्ड हर्बीवोर्स के लिए। इसके अलावा इंडियन ग्रासलैंड, इसके अलावा फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी एंड सेंटर एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर, यहाँ पे आप जो है वो पाओगे। अब ये हमने समझ लिया कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। फिर ग्रेजिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? अरे भैया जानवरों ने अगर चर लिया तो क्या ही दिक्कत आ गई? जानवरों ने चर लिया तो क्या ही दिक्कत आ गई भैया? खाना भी तो ये उनका भी तो है। तो भाई देखो बात क्या है कि जानवर अपने हिसाब से चरते नहीं हैं, इंसान इनको स्पेशली पाल रहे हैं अपने काम के लिए, और उसके चराने लेके जा रहे हैं कहीं और, ठीक है? तो फ़ायदा वो अपना उठा रहे हैं। उनकी नॉर्मल ये डाइट का फॉल्ट नहीं है कि नॉर्मली जानवर चल रहे हो तो कोई बात नहीं, प्रकृति पे इतना जोर नहीं आएगा। लेकिन चूँकि खुद ही चरवाया जा रहा है तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो ग्रासलैंड की जो क्वालिटी है वो कम होती जा रही है। मतलब यहाँ समझिए माइक्रो क्लाइमेट और ज़्यादा ड्राई होती जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स आ रहे हैं और पास के बोरिंग एनिमल्स आ रहे हैं, तो ग्रासलैंड ख़राब होती जा रही है। और यहाँ आप देखो ह्यूमस कवर तो है नहीं भाई, एक लेयर होती है जिसमें सारा का सारा आप न्यूट्रिएंट पाओगे, पत्तियों से झड़ झड़ के होता है और सब डिकम्पोज हो हवा के बनता है। ये इस कवर की कमी होने की वजह से मिनरल सॉयल सरफेस बहुत ज़्यादा ट्रैम्पल्ड होता है। यहाँ पे आप ऐसा नहीं समझोगे, यहाँ पे इरोजन बड़ी जल्दी हो जाएगा। तो अभी जहाँ पे बारिश हुई भगाभग सब बह गया, तो बदले में इससे क्या होता है ना कि देखो पानी भी अंदर नहीं जाता है, सॉइल के अंदर नहीं जाता है, ये फटाक से बह के निकल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सॉफ्ट इरोजन देखने को मिलता है। तो ये सारे जो बदलाव हैं, इन सारे बदलाव की वजह से क्या होता है कि एनर्जी फ्लो कम होता है, आप बहुत सारी चीज़ों में आप रुकावट देखोगे, है ना। तो बायो जियोकेमिकल साइकिल में दिक्कत है, जो वाटर, कार्बन, नाइट्रोजन की चल रही हैं, जिनको हमने लास्ट चैप्टर्स में डिस्कस करा है अलग अलग साइकिल्स को। इसके अलावा वाटर हो गया, विंड इरोजन हो गया, वो कम्प्लीटली इन ग्रासलैंड के माइक्रो क्लाइमेट को ख़राब कर देता है। तो ये सब वजहें हैं जो ग्रेजिंग की वजह से भी हम देखते हैं प्रॉब्लम्स आती हैं। अब बात आती है कि फायर का रोल क्या है। मैम हम कई बार सुनते हैं कभी मैन मेड, कभी नेचुरल फायर्स लग जाती हैं फॉरेस्ट के अंदर, तो एक इम्पॉर्टेंट रोल है इसका ग्रास लैंड को मैनेज करने में। मॉइस्ट कंडीशन में होता क्या है कि फायर से ये फ़ायदा मिलता है, ग्रास को फ़ायदा पहुँचाती है ओवर ट्रीज़। जहाँ पे ड्राई कंडीशन में फायर बहुत नेसेसरी होती है ग्रासलैंड को मेंटेन करने के लिए अगेंस्ट द इन्वेशन ऑफ डेजर्ट श्रब्स, कि वो सब ना उग जाएं
और उससे ग्रासलैंड ख़त्म ना हो जाए, इसलिए फायर बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा बर्निंग फॉरेज यील्ड्स को भी बढ़ाती है। तो ये सब फ़ायदे हैं फायर के, एक हद तक हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं। ग्रासलैंड के बारे में डिस्कस करेंगे साथियों, डेजर्ट इकोसिस्टम को। अब डेजर्ट्स क्या हैं? डेजर्ट्स एक ऐसे रीजन को फॉर्म करती हैं जहाँ पे साथियों 25 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होता हो सालाना, मतलब एनुअली, या कभी कभी गर्म जगहों पे जहाँ पे रेनफॉल तो ज़्यादा है बट होता क्या है कि ये मतलब अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है एनुअल साइकिल में, कभी हो गया फिर एक लंबा गैप हो गया फिर कभी हो गया, तो इससे क्या ही फ़ायदा, ज़्यादा हो चाहे ऐसा हो, लगातार नहीं हो रही है चीज़ तो बेकार है। तो रेन की कमी होने की वजह से मिड लैटिट्यूड में या ऑफन हाई स्टेबल प्रेशर जोन्स में डेजर्ट जो टेम्परेट रीजन की हैं वो आप देखेंगे कि रेन शेडोज़ में देखने को मिलती हैं। दैट इज़ जहाँ पे माउंटेन जो हैं वो मॉइस्चर को रोक लेते हैं फ्रॉम द सीज। मान लो ये बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स, जब सी से सारा मॉइस्चर इन्होंने रोक लिया तो यहाँ तक कुछ पहुँचा ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मिला ही नहीं, बारिश आई ही नहीं। तो क्लाइमेट ऐसे बायोम्स की ये एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड से काफ़ी बदलाव आ जाता है। एक हाई एल्टीट्यूड और ज़्यादा डिस्टेंस होता है अगर इक्वेटर से तो डेजर्ट्स बहुत ठंडी होती हैं, और अगर इक्वेटर्स के पास हैं तो डेजर्ट्स बहुत गर्म होती हैं अगर ये ट्रॉपिक्स या डेजर्ट के पास हैं। इसके अलावा जो पेरिनियल प्लांट हैं जैसे कि क्रीसोट बुश, कैक्टस वगैरह, ये आपको पूरी डेजर्ट्स के अंदर देखने को मिलेंगे। शैलो डिप्रेस्ड एरियाज़ में जहाँ पे सॉइल डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं ना, ग्रीस वुड विथ सॉल्ट डिपॉजिट्स, ग्रीस वुड, सीप वुड एंड सॉल्ट ग्रासेस काफ़ी कॉमन है। अच्छा, अब पानी यहाँ पे कम मात्रा में है तो प्रोडक्टिविटी इन डेजर्ट की ऑलमोस्ट रेनफॉल पे ही इनडायरेक्टली डिपेंड कर रही है। तो अब बात क्या है, सॉइल तो सूटेबल है, इरिगेशन अगर यहाँ पे हो जाए तो डेजर्ट्स वापस से एक अच्छी एग्रीकल्चर लैंड बन जाएंगी। हज़ारों साल पहले हमने देखा था कि हर एक डेजर्ट में फूल पत्ती थी, वक्त के साथ साथ बदला है ये सब। तो जैसे बहुत भारी मात्रा में पानी यहाँ बहता है ना इरिगेशन सिस्टम से, तो सॉल्ट हो सकता है पीछे रह जाए, है ना, और धीमे धीमे सालों साल तक, है ना, जब तक लिमिटिंग ना बन जाए, अनलेस मीन्स ऑफ अवॉइडिंग दिस डिफ़िकल्टी आर डिवाइस, ये सब देखना समझना पड़ेगा। लेकिन अगर सारी चीज़ें सॉल्व हो गई तो ये डेजर्ट्स को हम लोग अच्छी प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, बार बार कूदता फिरता हुआ 2 बॉक्स आ गए हैं डू यू नो वाले, सुन लीजिए इनकी भी बात। कह रहे हैं कि श्री वेंकटेश्वरा जूलॉजिकल पार्क जो आपको तिरुपति सिटी में मिलता है आंध्र प्रदेश के अंदर, ये सबसे बड़ा जू पार्क है हमारे कंट्री का, याद रखिएगा, श्री वेंकटेश्वरा जूलॉजिकल पार्क, तिरुपति सिटी इन आंध्र प्रदेश में। दूसरा बॉक्स कहता है कि पोलर बियर्स बहुत बढ़िया तरीके से अडेप्टेड होते हैं स्विमिंग से, पता है आपको, विद अ वाटर रेपेलेंट कोट और पार्शली वेब्ड फीट इनके होते हैं। टिंग टिंग टिंग। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं अडेप्टेशन की। देखिए, जो डेजर्ट्स में उगने वाले प्लांट्स होते हैं ना, वो एकदम हॉट और ड्राई कंडीशन में रह सकते हैं, और ये सारे प्लांट जो होते हैं वो पानी को कहाँ से लेंगे देखते हैं, समझते हैं। देखिए, ये पानी को ये मोस्टली आपको देखने को मिलते हैं कि यहाँ पे उगते कौन से हैं, उगते हैं श्रब्स। हाँ, लीव्स इनकी जो होती हैं उनमें लीव्स होती नहीं हैं, और या होती हैं तो बहुत छोटे साइज़ की होती हैं। लीव्स और स्टेम जो होती है उसके अंदर ऐसा देखो तो पफी पफी सा होता है ना, तो वाटर स्टोर करने की जगह है। कुछ प्लांट्स में इवन स्टेम के अंदर क्लोरोफिल होता है जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है, खाना अपना वहीं पकाते हैं। रूट सिस्टम बढ़िया से डेवलप होता है इनका, आप कैक्टस को इमेजिन करिए, और ये बढ़िया से एरिया में फैला होता है। सालाना मतलब एनुअल्स में देखा जाता है, जहाँ पे भी जब भी ये जर्मिनेट करते हैं, है ना, तो या निकलते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ छोटा सा जो ये रेनी सीजन पड़ता है ना, इसी में ही करते हैं, समर और विंटर में नहीं कर पाते। तो इस तरीके से ये डेजर्ट्स में अपना गुजारा करते हैं। दूसरी बात अगर करें हम, जो एनिमल्स हैं वो फिजियोलॉजिकली और यहाँ पे बिहेव करने में और देखने में वगैरह, ये भी डेजर्ट की कंडीशन को अडॉप्ट करते हैं। कैसे? ये फास्ट रनर्स होते हैं। आपके दिमाग पे एक नेशनल ज्योग्राफी की वो वीडियो आई होगी ना, जिसमें इतनी तेज़ से जो है वो लेपर्ड भाग रहा होता है, उसके पीछे आप देखिए बहुत सारे सांप दौड़ रहे होते हैं,
है ना। तो सब आप देख रहे होंगे कि वो वीडियोस आती हैं, सट 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 भागता है किसी तेज़ी में, तो उसका बच्चा। तो ये सब चीज़ें हैं क्या, ये फास्ट रनर्स हैं, ये नॉक्टर्नल होते हैं अपनी हैबिट में, ताकि सन की हीट जो है वो अवॉइड कर सकें ड्यूरिंग डे टाइम। उसके बाद ये पानी को कंजर्व कर लेते हैं कैसे, बाय एक्सक्रीटिंग कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, और मतलब ये अपने अंदर बढ़िया सब सामान वामान जो है बढ़िया तरीके, हम लोग की तरह नहीं कि बस बहाए दे रहे हैं हर चीज़ फिर पी लो। अच्छा, एनिमल्स और बर्ड्स यूजुअली जो है इनके क्या होते हैं कि लंबे लंबे लेग्स होते हैं टू अवॉइड द बॉडी अवे फ्रॉम द हॉट ग्राउंड, है ना, ताकि वो गरम गरम भाई जल जाएगी नहीं तो बॉडी, तो लंबे लंबे आपको लेग्स देखने को मिलेंगे। अच्छा, लिजर्ड्स मोस्टली इंसेक्टिवोर होती हैं और ये रह सकती हैं बिना पानी पिए कई दिनों तक। हर्बीवोर एनिमल को सफिशिएंट वाटर मिल जाता है उन सारे बीजों से, सीड से जो वो खाते हैं। कैमल जाना जाता है शिप ऑफ डेजर्ट्स के तौर पे, है ना, ये बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस तक चल लेता है बिना पानी पिए कई दिनों तक। मैमल्स डेजर्ट्स में जो रहते हैं, है ना, वो जो है डेजर्ट में सब कुछ रहता है। कुछ स्पीशीज़ जो है वो सेकेंडली अडेप्टेड होते हैं, कुछ स्पीशीज़ जो है वो नॉक्टर्नल रोडेंट्स होते हैं, तो ये रहते हैं डेजर्ट में बिना पानी पिए। तो इस तरीके से ये अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं और ज़िंदा रह रहे हैं। अब बात आती है कि इंडिया के अंदर मैम एक डेजर्ट है भाई, थार डेजर्ट जिसे हम कहते हैं, बहुत ही मतलब गजब डेजर्ट है। और मतलब जो लोग गए होंगे जैसलमेर वगैरह, तो उन्होंने यहाँ पे एक चीज़ को ये नोटिस करा होगा कि भाई क्या ही मतलब मज़ा ही आ जाता है वहाँ पे जो है, जितना आप घूमो फिरोगे, और मतलब खैर खूबसूरत है काफ़ी सैंड ड्यून्स वगैरह को देखना। लेकिन ये तो चलो एक वो हिस्सा हो गया जिसे एक इंसान एक्सप्लोर कर सकता है, और जिसे नहीं एक्सप्लोर कर सकता वो तो अंदर का रीजन है जो बहुत गर्म होता है। बहरहाल चलो, इस रीजन की जो क्लाइमेट है साथियों, वो यहाँ देखिए बहुत ही सूखा है, रेनफॉल बहुत कम होता है, इरेगुलर होता है, इसीलिए डेजर्ट है। विंटर में रेन्स नॉर्थन इंडिया के अंदर रेयरली ऐसा होता हो कि जो इस रीजन में आके बरसता हो पानी विंटर्स में। नवंबर से लेके मार्च का जो महीना है, यहाँ पे एक्सट्रीम वेरिएशन होता है टेम्परेचर में। टेम्परेचर बहुत बार रात में बहुत ठंडा हो जाता है, और अप्रैल से लेके जून तक के महीने में हीट बहुत गजब होती है, इंटेंस होती है, मतलब इतनी तेज़ यहाँ पे हवाएं बहती हैं, क्या करें, क्या बताया जाए। अच्छा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर ये हमेशा लो रहती है, और क्लाइमेट इतनी ख़राब होती है हर तरह की वेजिटेशन के लिए। सिर्फ प्लांट एनिमल जो स्पेशली कुदरत ने यहाँ पे रहने के लिए बनाए हैं ना, वही अपने आप को रख सकते हैं, कोई और नहीं रख सकता। अब आप कहेंगे क्या फ्लोरा है यहाँ पे? देखो, यहाँ का जो प्लांट वांट है ना, तो मेनली दो ग्रुप में उसको डिवाइड करा गया है। एक तो डिपेंडिंग डायरेक्टली अपॉन द रेन, ऐसा फ्लोरा जो सीधा सीधा रेन पे डिपेंड करता हो, और दूसरा ये कि डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ सबटेरियन वाटर, ये भैया थोड़ा बहुत जो पानी है अवेलेबल, इस पे जो है वो जो डिपेंड करता हो। तो समझते हैं इन दोनों चीज़ों को। देखिए, जो फर्स्ट ग्रुप है इसके अंदर दो तरीके आपको देखने को मिलेंगे, कि मतलब सीधी सीधी बात है कि डिपेंड करता है जो ना, कि एक ऐसा डिपेंड डायरेक्टली रेन पे जो डिपेंड करता हो फ्लोरा। तो समझिए कि डायरेक्टली जो रेन पे डिपेंड करते हैं, इसमें भी दो तरह देखने को मिलते हैं, इसको गौर से समझते चलिएगा। एक तो हो गया एफेनेरल्स, EPHENERALS, थोड़ा बहुत कुछ कुछ हो गया इसलिए स्पेलिंग रिपीट कर दिए मैंने। और दूसरा हो गया रेन पेरेनियल्स, ठीक है। अब इसमें भी ये हमने बताया पेरेनियल, यहाँ तक पेंटैप नहीं पहुँच रहा है, मैं तो और मुसीबत में हूँ। ओके चलो, तो जो ये है ना एफिनेरियल्स, ये एक डेलिकेट से एनुअल्स अपेरेंटली फ्री होते हैं किसी भी ज़ेरोफाइलस अडेप्टेशन से। इनकी स्लेंडर सी स्मेल होती है, रूट सिस्टम होता है, ऑफन बड़े बड़े फूल होते हैं। ये आपको ऑलमोस्ट देखने को मिलेंगे इमीडिएटली, जैसे रेन होती है यहाँ पे, उसके बाद ये उग जाएंगे, अपने फूल देंगे, फ्रूट देंगे बहुत छोटे वक्त के लिए, और फटाक से मर जाएंगे जब तक के लिए इस सॉइल की ऊपर की लेयर सूखेगी, है ना, तो बस ये टपक जाते हैं। मतलब ये डिपेंड करता है पानी पे। और दूसरा रेन पेरिनियल्स की बात करें तो ये ग्राउंड के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ रेनी सीजन में, बट हैव अ पेरिनियल अंडरग्राउंड स्टेम आपको इसमें देखने को मिलेंगे।
तो सेकंड जो ग्रुप है वो डिपेंड करता है ऑन द प्रेजेंस ऑफ सबटेरियन वाटर। मैंने बताया ना, एक तो हो गया ये आपका जो है जो डिपेंडिंग डायरेक्टली ऑन रेन, तो उसमें मैंने आपको तो बता दिया, एक बता दिया एफरनेरल्स का और एक बता दिया मैंने आपको रेन पेरेनल्स का, और एक और था, एक दूसरा क्या था, वो था जो डिपेंड करता है प्रेजेंस ऑफ द सबटेरेनियन वाटर। तो जो ये सेकंड ग्रुप है इसमें अभी तक देखा गया है कि बहुत सारे वहाँ के प्लांट्स ये पानी को एब्जॉर्व कर सकते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं सरफेस ऑफ द ग्राउंड से। कैसे? क्योंकि इनका रूट सिस्टम बढ़िया है, वहाँ से एकदम एब्जॉर्व कर लेंगे, ठीक है ना। इसमें स्लेंडर वुडी टैप और रूट आता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेंथ होती है, तो बढ़िया इनके पास स्टोर हो जाता है। तो जनरली अलग अलग तरह के ज़ेरोफिलस अडेप्टेशन ये रिस्टोर करते हैं टू सच रिड्यूस लीव, छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं, बहुत ही हेरी थिक हेरी ग्रोथ होती है, इसमें कोटिंग्स ऑफ वैक्स होती है, यूपीएससी का क्वेश्चन भी था इस पर। थिक क्यूटाइल होता है, प्रोटेक्टेड स्टोमा होता है, सॉरी स्टोमेटा होता है, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिससे इनका लॉस ना हो, इनका ट्रांसपिरेशन ना हो, पानी इनसे निकल के जो है वो बाहर ना जाए जल्दी, तो इससे ये बहुत लंबे वक्त तक रह सकते हैं। अब आपके दिमाग में आओगा मैम फिर फौना यहाँ का कैसा होता है। देखो भैया, जानवरों की बात करें तो यहाँ पे बहुत चीज़ें देखने को मिलती हैं। और देखो भैया, यहाँ अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो यहाँ पे इंडिया का मोस्ट मैग्निफिसेंट ग्रासलैंड और सेंचुरी है फॉर द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। ये आप हर साल ज़रूर इसके बारे में सुनते होंगे। मैमल्स की बात करें तो ब्लैक बग, वाइल्ड एस, चिंकारा और कैराकल, सैंडग्रोव्स, डेजर्ट फॉक्स, ये सब आपको देखने को मिलते हैं ग्रासलैंड और सलीन डिप्रेशंस में। फिर यहाँ पे फ्लैमिंगोज हैं, जाने जाते हैं बहुत, जो है ओनली नोन फॉर द पॉपुलेशन ऑफ एशियाटिक वाइल्ड एस, ये आपके बहुत दूर दराज ग्रेट रन ऑफ कच्छ में मिलते हैं। उसके अलावा इट इज़ दी माइग्रेशन फ्लाईवे यूज बाय क्रेन्स, फ्लैमिंगोज यहाँ से हो के अपना गुजरती हैं, तो ये सब आप देखोगे। अच्छा, डू यू नो वाला आ गया है निकल के। डू यू नो तो भाई जिंदा है, समझा देते हैं आपको। देखिए, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट के हिसाब से 2005 की जो थी, इंडिया की रैंक जो थी ना टॉप 10 कंट्रीज़ में थी फॉरेस्ट एरिया को लेके। इंडिया ने 1.8% ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया का था विद पर कैपिटा फॉरेस्ट ऑफ 0.08 हेक्टर्स। चलो, अब हम बात करेंगे कोल्ड या टेम्परेट डेजर्ट के बारे में। देखो, कोल्ड डेजर्ट जब हम इंडिया की बात करते हैं ना, तो इसमें आप मानोगे नहीं, लेकिन ये हमारा लद्दाख का एरिया है, जिसको जाने वाला लेह लद्दाख सबके जो है इच्छा होती है ना, लेह लद्दाख, साथ में कारगिल एरिया कश्मीर का, स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश, ये कुछ पार्ट नॉर्दर्न उत्तरांचल के, सिक्किम के, तो ये सारे जो एरिड एरियाज़ हैं इन्हें अफेक्ट नहीं करा जाता बाय द इंडियन मानसून्स। क्यों? क्योंकि ये ऐसे रेन शेडो रीजन में आते हैं, हिमालयन माउंटेन सिस्टम के, बर्फ़ गिरती है तगड़ी, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ऊपर इस तरीके की उबड़ खाबड़ जगहों पे प्लांट की ग्रोथ होना मुश्किल है। छोटे या बहुत ही वैसे शब्द निकल आए छोटे मोटे, बहुत दूर दराजों में तो नहीं कह सकते, छोटे मोटे निकले आते हैं। और ग्रेजिंग पीरियड यहाँ 3 से 4 महीने से भी कम का होता है। इसका क्या कैरेक्टर की बात करें तो बहुत सारा सूखा ना, एरिड कंडीशंस आपको मिलेंगी, ड्राई एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर 0 डिग्री से भी कम है मोस्ट ऑफ द पीरियड, और ये -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है जाड़ों के टाइम पे। बहुत इनसिग्निफिकेंट मॉनसून होता है, मतलब जो बहुत ही कम, एनुअल जो रेनफॉल है वो 400 mm से भी कम है। उसके अलावा बहुत भारी मात्रा में स्नो गिरती है नवंबर से मार्च के बीच में। सॉइल का टाइप बताऊं तो यहाँ पे सैंडी टू सैंडी लोम देखने को मिलता है। पीएच लेवल जो सॉइल के अंदर है वो न्यूट्रल टू स्लाइट एल्कीन देखने को मिलता है। सॉइल की न्यूट्रिशन की बात करें तो बहुत ख़राब, पुअर ऑर्गेनिक मैटर यहाँ देखेंगे आप। सॉइल के अंदर बहुत ही कम वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है, खुद में वाटर नहीं रोक सकता वो। विंड इरोजन बहुत कॉमन है, बहुत ही कम वक्त का ग्रोइंग पीरियड होता है, मोस्टली समर के टाइम पे यहाँ कुछ उग सकता है थोड़ा बहुत। तो इन सब एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन की वजह से जो वेजिटेशन की ग्रोथ है बहुत धीमे धीमे होती है और बहुत छोटी होती है। ये बात हो गई। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो कोल्ड डेजर्ट के अंदर हम देखते हैं कि मतलब यहाँ पे जो कुदरत ने ही बनाए हैं सिर्फ वही रह पाते हैं। बहुत ही रेयर इंडेंजर्ड फौना जैसे एशियाटिक आइबेक्स,
तिबेतियन अर्गाली, लद्दाख उरियाल, भारल तिबेतियन एंटीलोप जिसे चीरू कहते हैं, तिबेतियन गैज़ल, वाइल्ड याक, स्नो लेपर्ड, ब्राउन बियर, तिबेतियन वुल्फ, वाइल्ड डॉग, तिबेतियन वाइल्ड एस जिसे कियांग एक क्लोज रिलेटिव है इंडियन वाइल्ड एस का, ये वूली हेयर, ब्लैक नेक्ड क्रेन वगैरह। कोल्ड डेजर्ट के अंदर एल्पाइन मेसोफाइट्स और डेजर्ट वेजिटेशन मिलती हैं, और ड्राई टेम्परेचर जोन जो यहाँ पे है वो है बेतुला, सेलिक्स और जूनिपेरस। इसके साथ एल्पाइन जोन जो है उसमें जूनिपेरस, बर्च, रोडोडेंड्रॉन विद ग्रासेस यहाँ पे पेड़ आपको मिलेंगे। परपेचुअल स्नो जोन में कोई वेजिटेशन नहीं होती, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमेशा जो सॉइल होता है वो जो है जमा होता है। उसके अलावा ओक, पाइन, दियोदर, बर्च और रोडोडेंड्रॉन ये कॉमन इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब एक समस्या जिससे जूझा जा रहा है विश्व के अंदर वो है डेजर्टिफिकेशन की। पहले इसका मतलब समझते हैं। देखो हो क्या रहा है कि ज़मीन को इतना बर्बाद करा जा रहा है कि पानी की जो साइकिल, जो ये प्रकृति खुद को चला रही थी, इसकी इस प्रॉपर प्रोसेस में रुकावटें बन रही हैं, और कंडीशंस जैसे एरिड और सेमी एरिड रीजन्स की और बढ़ती चली जा रही हैं। इकोसिस्टम अपने आप को वापस से रेजुविनेट कर नहीं पा रहा है, बहुत धीमे धीमे कर रहा है, और इन डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, इन सब की वजह से ये डेजर्टिफिकेशन और बढ़ रहा है। सीधे शब्दों में समझो, इन पेड़ों को तुम काट रहे हो, 2-3 साल बाद भाग रहे हो, या माइनिंग करके भाग रहे हो, को भी कर रहे हो, तो तुमने ये कर दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन ये अपने आप में वापस तो आएगा कितने ही टाइम बाद? 1-2 साल में तो आएगा नहीं, कितने टाइम बाद आएगा, और अगर इसको प्रॉपर चीज़ें नहीं मिली तो शायद नहीं भी आएगा। और इसके ना आने की वजह से जो पास वाला उसका एरिया होगा, जो ऑलरेडी मान लो यहाँ तक डेजर्ट थी और यहाँ से हो सकता है धीमे धीमे फॉरेस्ट शुरू होने लग गए हों, तो इनके और कटने की वजह से ये डेजर्ट और बढ़ती जाएगी जब यहाँ पे कंडीशंस जो है फेवर में नहीं होंगी। तो डेजर्टिफिकेशन ये मेन दिक्कत है जो डेजर्ट एडजॉइनिंग एरियाज है। मैंने आपको बताया कि डेजर्ट यहाँ तक थी और उसके आसपास के एरिया में चीज़ें बढ़ सकती हैं, जैसे हम बता रहे हैं राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा के जो एरिया होते हैं। तो कॉजेस ये ऐसा नहीं है कि क्लाइमेट एक चेंजेस हैं, ड्रॉट वगैरह हैं, बट हमारी गलती है, ह्यूमन एक्शंस। वजह है पॉपुलेशन का प्रेशर, कैटल की पॉपुलेशन का बढ़ना, ओवर ग्रेजिंग कराना, एग्रीकल्चर बढ़ाना, लालच हमारा, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को बढ़ाना, डिफॉरेस्टेशन को बढ़ाना, ये सब वजह हैं। ठीक है, अच्छा अब स्टेटस क्या है, कहाँ तक हमारे इंडिया के अंदर क्या डेजर्टिफिकेशन की स्टेटस चल रहा है भाई, कहाँ तक पहुँचा? हमारे यहाँ भी तो बर्बादी हो रही होगी ना। तो डेजर्टिफिकेशन के हिसाब से और लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया के हिसाब से 2007 की थी, जो परसेंटेज है हमारी कंट्री के ड्राई लैंड्स का वो है दोस्तों 69.6%। और टोटल एरिया जो इस प्रोसेस से लैंड डिग्रेडेशन के गुजर रहा है भारत के अंदर वो है 105.48 मिलियन हेक्टर, जो करीब 32.07% है हमारे इंडिया की टोटल लैंड एरिया का। आपको मालूम है 81.45 मिलियन हेक्टर एरिया हमारे देश का वो डेजर्टिफिकेशन के अंदर आता है। मतलब लैंड जो है वो घट घट के अब जो है डिग्रेड हो रही है विद इन ड्राई लैंड्स। और लैंड रिस्टोरेशन यही एक तरीका है कि वापस से इसको ठीक करो, बेस्ट सोल्यूशन है, बायोडाइवर्सिटी बची रहेगी। एंड ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हमारी लिए लैंड डिग्रेड हो रही है उसको वापस से ठीक करने के लिए इंडिया ने कहा है कि हम, एक चीज़ समझिएगा गौर से, इंडिया ने कहा है कि हम 26 मिलियन हेक्टर अपनी डिग्रेडेड लैंड का 2030 तक वापस सही कर देंगे। और पुराना टारगेट हमारा कितना था 21 मिलियन हेक्टर लैंड, अब हमने कहा है 26 मिलियन। इसके लिए एक प्रॉपर बेल्ट बनाई जा रही है इसकी ट्रीज़ की, वो सब अभी आपको बताते हैं। फिलहाल कंट्रोल के लिए मेजर्स क्या लिए हैं यही मैं बताने जा रही हूँ। देखो इंडिया ने साइन करा है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बाट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन है जिससे डेजर्टिफिकेशन को से लड़ने के लिए है, इसके खिलाफ जो है कदम उठाने के लिए है। तो इसमें क्या है कि नेशनल एक्शन प्रोग्राम फॉर कॉम्बाटिंग डेजर्टिफिकेशन वो प्रिपेयर किया गया था सन 2001 में, ताकि सही से कदम उठाए जाएं ताकि प्रॉब्लम डेजर्टिफिकेशन की ख़त्म की जा सके।
कुछ मेजर प्रोग्राम जो करेंटली इम्प्लीमेंट करे गए हैं जो इस इश्यू को एड्रेस करते हैं लैंड डिग्रेडेशन और डेजर्टिफिकेशन से लेके, उनमें पहली चीज़ कि इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये हो गया। दूसरा नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम इसी के लिए है। फिर है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। फिर है द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। इसके साथ है सॉयल कंजर्वेशन इन द कैचमेंट ऑफ रिवर वैली प्रोजेक्ट एंड फ्लड प्रोन रिवर। इसके साथ यहाँ पे है नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेन फेड एरियाज। फिर है डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर है फॉर्डर एंड फीड डेवलपमेंट स्कीम कंपोनेंट ऑफ ग्रासलैंड डेवलपमेंट, जिसमें कि ग्रास रिजर्व, कॉमन एरिया डेवलपमेंट और वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम वगैरह आता है। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एफॉरेस्टेशन। पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, दिक्कतें कम करते जाओ, पेड़ लगाओ, दिक्कतें कम करते जाओ। देखो डेजर्ट के जो रीजन्स हैं ना, जैसे राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, ट्रांस हिमालयन रीजन्स के, यहाँ पे वेजिटेशन की बहुत कमी है। पेड़ लग गया अगर तो भैया फ़ायदा ही फ़ायदा है ना, अपने आप ट्रांसपिरेशन और दुनिया भर के चीज़ें होने लग जाएंगी। तो लोगों को क्या होता है, लोगों को लकड़ी की ज़रूरत है, टिम्बर की ज़रूरत है, फॉडर की ज़रूरत है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी जी सकें। और जो भी वेजिटेशन होती है वो सॉइल इरोजन को रोकती ही है ना, इतनी भयानक क्लाइमेट को रोकती ही है। इसलिए अगर डेजर्ट में हम पेड़ लगा दें तो मज़ा आ जाएगा। तो लेकिन डेजर्ट एफॉरेस्टेशन वो इनएविटेबल है in order to modify the climate, desertification or to meet the demands of people living in that region। तो ये से समझिएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक सेकेंड। डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया, ये क्या है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसका नाम लिया था। हुआ क्या कि इसे पब्लिश किया गया था बाय स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो अहमदाबाद के द्वारा। एटलस में क्या था, इस एटलस में स्टेट वाइज एरिया बताया था कि कितने एरिया स्टेट के अंदर लैंड डिग्रेड हो रही है, और टाइम 2018-19 का लिया था। इसमें प्रॉपर चेंज दिखाया गया था कि 15 सालों में कैसे होगा, 2003-5 से लेकर 18-19 तक कितना बदलाव आया है, किस तरीके से लैंड कम हुई है। इंडिया ने हमारी 14th सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का होस्ट किया था, यूनाइटेड नेशंस की जो थी कन्वेंशन टू कॉम्बाट डेजर्टिफिकेशन को लेकर सितंबर 2019 में, और उसी में ये सारी रिपोर्ट्स जो है और ध्यान दी गई। तो इंडिया खैर कह रहा है कि हम अपना भाई उद्देश्य पूरा करेंगे। मैंने बताया कि 26 मिलियन जो हमारी डिग्रेडेड लैंड का है उसे हम 2030 तक जो है वापस से रीस्टोर करके दिखाएंगे, ठीक है। और ये सारी बातें हैं। अच्छा, एक डू यू नो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, वो आपको मैं बता दूं। तो देखो, ये कहता है कि स्पाइडर की जो सिल्क होती है ना, ये पॉसिबली सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल है पूरे वर्ल्ड का। साइंटिस्ट का ये माना है कि मतलब अगर इसको इकट्ठा कर लो तो सेम वेट जो होगा स्पाइडर के बनाए हुए जाले का एज अ पीस ऑफ स्टील सेम हो जाएगा, समझ लीजिए। तो वेब बहुत स्ट्रॉन्ग होगा स्टील के कंपैरिजन में। तो समझते हैं कि एज हार्ड एज साइंटिस्ट ट्राई दे कैन नॉट मैच और कॉपी द सिल्क। तो भाई ये कहानी है, बताओ ज़रा, हम लोग मार देते हैं मार गए थे, हमारे घर में तो मार भी नहीं जाता, झाड़ देते हैं, भगा देते हैं। चलो चलना, मैं बताऊँ यहाँ पे। अच्छा, लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जो कि है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 में जो आई थी। क्या थी वो? इसने कहा कि स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को पब्लिश किया था फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, और बाइनियल बेसिस पे किया जाता है। 1987 से किया जा रहा है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017, ये 15th रिपोर्ट रही थी इस सीरीज़ में, और यही सब चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें। अब तो 17 का कुछ इतना खास नहीं है उसमें की रैंक मैन। तो यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हम 4th चैप्टर करेंगे एक्वाटिक इकोसिस्टम का। अगर बढ़िया लगता जा रहा है साथियों तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आप मेरे काम मुझे सपोर्ट कर सकते हैं ज्वाइन बटन को प्रेस करके। इसके अलावा आप फेसबुक पे वीडियोस देख सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल से लेके इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, सब कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बहुत सारी न्यूज़, क्वेश्चंस, बहुत मेहनत कर रही हूँ आजकल मैं, तो हर जगह मुझे फॉलो कर लीजिए, सपोर्ट कर दीजिए भाई। इस चैनल पर वापस वर्क कर रही हूँ आप लोगों के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।